राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी मॉडल सेट 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 21 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया हुआ है कि अ कंपनी इज डैश। कंपनी में पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि एन इलीगल पर्सन, एन आर्टिफिशियल इलीगल पर्सन, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और स्पेशल पर्सन। तो कंपनी का ये फीचर्स में से एक है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये 8 फीचर्स जो कंपनी का आपको बताया गया है कि लीगल, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी हो सकता है, उसके बाद उसका सेपरेट एंटाइटी होता है। तो इस टाइप से आपको बताया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि कंपनी इज़ डैश। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अ कंपनी इज़ डैश में दिया जाएगा सी नंबर ऑप्शन कि वो है एक एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है द मीडियम नंबर मेंबर्स इन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू, यानी निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 22 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो कंपनी के बारे में आपको समझा देते हैं। प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, मेंबर्स के बारे में पूछा गया है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। वो जितना वैल्यू के शेयर खरीदे हुए हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स बन सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम आपका हो जाएगा 200, तो इसीलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी सही है आपका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा गया है द शेयर होल्डर्स गेट डैश। तो दो तरह के यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ लिखा गया है शेयर होल्डर्स, एक शेयर होल्डर्स और एक डिवेंचर होल्डर हो सकता है, डिवेंचर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को हमेशा शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है और डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर्स पे एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखिएगा। रेट क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड रेट। तो शेयर होल्डर्स गेट यहाँ पर क्या दिया गया, शेयर होल्डर्स गेट इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा बताइए, डिविडेंड हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन बी सही है, 23 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया था पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी कॉल्ड अप डैश दिया गया। तो ये इसका मतलब है कि पूंजी का वो भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है कहलाती है। यानी जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, तो कंपनी का जब लिक्विडेशन होगा तो जो अनकॉल्ड कैपिटल जो रहता है, तो अनकॉल्ड कैपिटल को वो उसी समय के लिए रखा जाता है ताकि शेयर होल्डर्स को दिया जा सके। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो 24 का रिजर्व कैपिटल बोलते हैं उसको।
तो क्वेश्चन नंबर 24 में जैसे लिखा था पोर्शन ऑफ द कैपिटल, कैपिटल का कौन सा हिस्सा, यानी उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। तो ऑप्शन में दिया गया ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल या फिर रिजर्व कैपिटल। तो उसको बोला जाता है, उसके लिए रिजर्व रखा जाता है। तो 24 के लिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन डी। ये हमेशा लिक्विडेशन के वक्त ही यूज़ किया जाता है, जो अनकॉल्ड कैपिटल रहते हैं उसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 अब डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया द अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट अ प्रीमियम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, कंपनीज एक्ट 2013 में प्रीमियम शेयर इशूड एट प्रीमियम, शेयर अगर इशू होता है प्रीमियम में, शेयर इशू अगर होता है प्रीमियम में, तो वो सेक्शन 52 के तहत ही इशू हो सकता है। ठीक है, और जो ये सबसे इम्पोर्टेंट और एक सेक्शन है यहाँ पर 53, सेक्शन 53 जो है, यानी आप शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हैं, इसके लिए है सेक्शन 53। शेयर कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है, डिस्काउंट से आप इशू नहीं कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 53 में, तो याद रखिएगा सेक्शन 52 प्रीमियम के लिए और डिस्काउंट पे इशू नहीं करने के लिए सेक्शन 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 25 का आपको पूछा गया था प्रीमियम में इशू करना है आपको, तो कौन सा सेक्शन आ जाएगा 52, यानी ऑप्शन सी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो शेयर एप्लीकेशन पूछ ले, या तो शेयर एप्लीकेशन आपको दिया रहेगा, या शेयर अलॉटमेंट दिया रहेगा, या शेयर फर्स्ट कॉल दिया रहेगा, या फाइनल कॉल भी हो सकता है। तो ये कुछ भी अगर दे दे तो आपका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो शेयर एप्लीकेशन जो है वो पर्सनल अकाउंट आ जाएगा, यानी 26 का ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 26 का। 27 जो है वो है राइट शेयर इशू टू, राइट शेयर। तो राइट शेयर किसको इशू किया जाता है ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में राइट शेयर। तो राइट शेयर जो है, यानी जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, और शेयर इशू करने के बाद अब जब सेकेंड टाइम जब कंपनी में को अगर कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो दोबारा अगर वो शेयर इशू करती है, तो सबसे पहला जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उन लोगों को ही सबसे पहले राइट शेयर इशू किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि कंपनी को सबसे पहले वो शेयर इशू की है 4 लाख, 4 लाख रुपए का शेयर इशू हुआ है, और उसके बाद उसको फिर 1 लाख का अगर आपको ज़रूरत पड़ जाता है, तो जो रेशियो होगा वो आपका 4:1 के हिसाब से शेयर इशू किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, तो राइट शेयर तो इसी का मतलब हो जाता है। तो ये बोला गया है कि किसको इशू किया जाएगा, प्रमोटर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, और ऑल ऑफ द अबव को, यानी हमेशा जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही राइट शेयर इशू किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यानी जो पहले से शेयर खरीदे हुए हैं, तो सबसे पहला उन्हीं का अधिकार होता है राइट शेयर का। नेक्स्ट बोला गया है कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू। तो शेयर फॉरफीचर, जब हम लोग शेयर फॉरफीटेड करते हैं तो एक एंट्री बनाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जैसे मान लीजिए कि अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में अगर वो पैसा नहीं दिया गया है, तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिख देते हैं। उसके बाद शेयर जब री इशू होता है, तो शेयर जब री इशू होता है तो 3 कंडीशन में शेयर री इशू हो सकता है एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, और लास्ट में एक एंट्री आप करते हैं जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, यानी जो प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है उसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जितने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में
जितने भी कंपनी का एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं उन उन सभी को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो चाहे वो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर हो या फिर शेयर फॉर फ्यूचर का जो ट्रांसफ़र अगर करते हैं तो वो भी हम लोग कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 28 का जो आप एंट्री अगर करते हैं तो एंट्री आप करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं कंपनी के वो सारे ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, तो इसको भी ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉर फ्यूचर का। तो ऑप्शन बी सही है इसके लिए, 28 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में डिवेंचर होल्डर्स आर द, तो डिवेंचर होल्डर जो है, शेयर होल्डर्स आपको पहले बताए थे, शेयर होल्डर्स होता है, डिवेंचर होल्डर्स होता है। तो शेयर होल्डर्स जो होता है वो कंपनी के ओनर होते हैं, और जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कंपनी के लेनदार होते हैं। तो देखिए डिवेंचर होल्डर्स तो यहाँ दिया हुआ है, तो डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, और ओनर ऑफ द कंपनी जो है वो होता है शेयर होल्डर्स वालों के लिए। ठीक है, हो सकता है आगे क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज़ एट डैश। तो इसका सोल्यूशन हम सबसे पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका रेट जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, 30। तो 30 में दिया गया, ए ऑप्शन में दिया 12%, 20%, फिक्स्ड रेट 15%। तो आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 30 में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा वो डिवेंचर का वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, हमेशा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, तो यह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डिवेंचर्स आर एग्जिबिटेड अंडर द हेडिंग। तो एक हम लोग करेंट एसेट्स का भी सवाल पूछा गया था। तो देखिए अब पूछा गया है कि डिवेंचर होल्डर्स जो है वो कौन से हेडिंग के अंदर आते हैं। तो डिवेंचर होल्डर्स बैलेंस शीट में एक आप लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ तो आपका हेडिंग हो जाता है। उसके अंदर आता है एक नंबर में आप लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड लिखते हैं। शेयर होल्डर्स फंड के बाद आप लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आप लिखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ही आता है डिवेंचर्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आप लिखते हैं यहाँ पर डिवेंचर्स। ठीक है, तो ये आपको पूछा था कि कौन सा कैटेगरी के अंदर आता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही आता है डिवेंचर। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 31 का सी ऑप्शन सही है। तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर रहे या फिर शेयर फॉर फ्यूचर का सवाल में जो ट्रांसफ़र किया गया था कैपिटल रिजर्व में, तो इसका आंसर भी वही होगा, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप डिवेंचर परचेज़ किए हैं 100 रुपये में, तो जैसे मान लीजिए आपको पैसे की अगर ज़रूरत पड़ जाता है तो उस समय क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज में आप उसको सेल कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर फेस वैल्यू अगर 100 रुपये है डिवेंचर का, लेकिन उस समय स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है कि 100 का 1000 रुपये भी रह सकता है या फिर 96 भी रेट रह सकता है। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको 96 में उसको सेल करना होगा। तो 96 में अगर आप सेल करते हैं तो 100 के बदले में आपको 96 मिलेगा, यानी कंपनी को 4 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, यानी 4 रुपये का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल
रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि बताए जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में उस सबके लिए एक अलग से अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो क्वेश्चन नंबर 32 के लिए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर जो होगा वो ऑप्शन डी में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में आपको ट्रांसफ़र करना होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पर, कंपनी हैड अ ट्रेड रिसीवेबल विथ वर्थ ₹1 lakh in 2020, ₹2,80,000 in 2021, बाय व्हाट परसेंटेज इट हैज़ चेंज, यानी कितने परसेंट से वो चेंज हुआ है। ठीक है, एक 20 का वैल्यू दिया हुआ है, एक लिखा हुआ है आपका 2020 और एक लिखा हुआ है 2021। तो ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल का 2020 में इसका वैल्यू है 1 लाख और 2,80,000। लेकिन हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पर, 2020 में वैल्यू है 1 लाख और 2021 में 80,000 है, तो ये 80,000 हो जाएगा। वो गलती से इंग्लिश में 2,80,000 लिखा हुआ है, तो 80,000 दिया हुआ है। तो कितना का बोला है कि चेंजेस होगा, तो देख लीजिए चेंजेस क्या होगा। पहले 1 लाख था, फिर कितना हो गया 80,000 हो गया, तो कितना का डिफरेंस हुआ, डिफरेंस हुआ 20,000 का। तो डिफरेंस हुआ 20,000 का, तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, डिफरेंस हुआ है 20,000 का डिवाइडेड बाय जो आपका एक्चुअल वैल्यू है कितना है 1 लाख का है, इनटू 100 की परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालना है तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में और ये 20% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सुधार लीजिएगा इंग्लिश में, 2,80,000 नहीं होके 80,000 सिर्फ होगा, तो कितना परसेंट चेंजेस हो जाएगा, 20% चेंजेस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है, 33 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है, इन अ कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स एज्यूम टू बी इक्वल टू, यानी जो नेट कॉमन साइज में जो भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं वो नेट सेल्स से परसेंटेज निकालते हैं, चाहे वो कोई भी आइटम्स हो उसको नेट सेल्स से ही हम डिवाइड करते हैं। तो नेट सेल्स कितना होगा, वो 100% होगा हमेशा। ठीक है, जो भी परसेंटेज होता है वो क्या होगा, नेट सेल्स का वो 100% होगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही है, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। तो डिवेंचर होल्डर्स रिसीव, क्वेश्चन नंबर 35, तो बता रहे थे आपको डिवेंचर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के बारे में। तो डिवेंचर होल्डर्स हमेशा रिसीव करेंगे इंटरेस्ट और शेयर होल्डर हमेशा रिसीव करेंगे डिविडेंड। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो डिवेंचर होल्डर्स हमेशा इंटरेस्ट लेंगे। और 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो है बी नंबर ऑप्शन, तो बी नंबर ऑप्शन सही है, डिवेंचर होल्डर्स को मिलेगा इंटरेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि लाभ व हानि विवरण को डैश भी कहा जाता है, कह सकते हैं, कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट। हाँ, इसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही है, 36 का बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 37 को देख लीजिए, चेंज इन इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में चेंजेस कैसे होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस को ही आप बोलेंगे चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो ये 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 37 का ए हो जाएगा। तो चेंज इन इन्वेंट्री बोला गया है, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के डिफरेंस को ही हम लोग बोलेंगे, तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, 37 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है
कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू, तो क्वेश्चन नंबर 38 में कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है 3, 6, 9, 12। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है टोटल 32 स्टैंडर्ड्स होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसको नंबरिंग किया गया है थर्ड में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैश फ्लो का। कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा है रिलेटेड AS3, आपके चैप्टर भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 39 ये भी देख लीजिए क्या बोल रहा है इसमें कि निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है, यानी ये नॉन कैश आइटम यहाँ पर बोल रहा है कि वो नॉन कैश आइटम नहीं है। तो ये तो नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो ये कैश सेल्स जो है यही सिर्फ कैश रिलेटेड आइटम है। तो ठीक है, आपका 39 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा कैश सेल्स, क्योंकि यही एक कैश रिलेटेड आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, नॉट अ नॉन कैश आइटम। तो नॉन कैश आइटम पूछेगा तो डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है। तो ये नॉन कैश आइटम नहीं कौन सा है, वो है कैश सेल्स। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, ये भी कैश फ्लो से ही रिलेटेड है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर, यानी डिविडेंड का जो पेमेंट होता है वो कौन से कैटेगरी के अंदर, कौन से एक्टिविटी के अंदर जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, नन ऑफ द अबव। तो ये जो डिविडेंड का जो पेमेंट होगा वो होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चंस का आंसर जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह के वीडियो के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी नए वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आपको मिले। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।